पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके बाद भाजपा ने हेमंत सोरेन और जेएमएम को घेरा है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि हेमंत सोरेन आज तक पॉलिटिकल विक्टिम कार्ड का खेलते थे, लेकिन अब नहीं खेल पाएंगे। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सब कुछ क्लियर हो गया है कि उनके खिलाफ राजनीतिक विद्वेष से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कि हेमंत सोरेन जी आज तक पॉलिटिकल विक्टिम कार्ड खेलते थे। उनके पार्टी के नेता और वो खुद कहते थे कि उनसे राजनीतिक बदला लिया जा रहा है, उनको एक फर्जी मामले में सजा दी गई है या उनको जेल के भीतर रखा गया। सजा तो हुई नहीं अभी। और इस पूरे प्रकरण को हाल में जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दो बड़े लैंडमार्क जजमेंट्स थे, उन्होंने एक्सपोज कर दिया। पहले हम शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से। साहिबगंज के नींबू पहाड़ के मामले में जिस समय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, आरोप था कि हजारों करोड़ के नींबू पहाड़ में अवैध खनन करके पत्थर को तोड़कर दूसरे राज्यों में भेज दिया गया। तो इसके खिलाफ ये जो आदेश था, इसको उच्च न्यायालय के आदेश को राज्य सरकार को सामान्य तौर पर पालन कराना चाहिए था। लेकिन देखिए किस तरीके से पूरी की पूरी मशीनरी मिली हुई थी कि हाई कोर्ट के नींबू पहाड़ पर सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ ये सर्वोच्च न्यायालय चले गए और वहां भी इनको मुंह की खानी पड़ी। बल्कि सर्वोच्च न्यायालय की जो खंडपीठ थी, उसके एक विद्वान न्यायाधीश ने हाई कोर्ट के जो माफ कीजिएगा राज्य सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, वकील थे, उनसे जानना चाहा कि साहब आप इतने नर्वस क्यों हैं? अगर सीबीआई जांच हो जाएगी तो अगर इसमें कोई गलत नहीं है तो गलत नहीं निकलेगा, लेकिन अगर गलत हुआ तो वो सामने तो आए, तो आप इसका इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? राज्य सरकार सीबीआई जांच का पूरे समय तक विरोध करती रही। उस विरोध को नजरअंदाज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम आदेश सुनाया कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच चलती रहेगी। अब इसी से जुड़ा अब झारखंड की ओर लौटते हैं। ये भी हालांकि झारखंड का ही मैटर था। एक केस था, मैं तारीख जी से अनुरोध करूंगा अगर इसे पकड़ लें। देखिए ये केस था 68/2024 WPCR। ये हाई कोर्ट में इस केस को लेकर हेमंत सोरेन गए थे और उन्होंने बहुत सारी उसमें बातें लिखी थी और अपने अरेस्टिंग को चैलेंज किया था। देखिए हाई कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, ये मैं ना तो हेमंत सोरेन के वकील की दलील बोल रहा हूँ, ना ईडी के वकील की दलील बोल रहा हूँ। जो हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, वो पहला ऑब्जर्वेशन था कि एक हारते हुए मुवक्किल की तरह एक अंतिम एफर्ट में जो पिटिशनर है यानी हेमंत सोरेन, वो राजनीतिक बदले की बात कह रही है, जिसे हम खारिज करते हैं। ये हाई कोर्ट की टिप्पणी थी कि हेमंत सोरेन जी ने जो कुछ भी राजनीतिक बदले की बात कही है, वो एक हारते हुए लिटिगेंट, जिसे लगता है मेरे पास कोई उपाय नहीं है, जो पिटिशनर के पास लगता है कि अब शायद इसी उपाय पर हम बच सके, उसका उन्होंने सहारा लिया। उच्च न्यायालय ने इसे पूरे तरीके से खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय यही नहीं रुकी और देखिए इस जजमेंट में इन्होंने एक बहुत तल्ख टिप्पणी की है। सदर थाने में जमीन घोटाले को लेकर एक मामला दर्ज हुआ था। मैं ये पहले तो आपको सदर थाने का एफआईआर दिखा देता हूं कि जो जमीन घोटाले में एफआईआर दर्ज हुआ था, वो ये एफआईआर था। अब मैं आपको उसको ब्लो अप करके दिखाता हूं कि किस तरीके से हेमंत सोरेन के सरकार में रिकॉर्डों से छेड़छाड़ हुई थी और हाईकोर्ट ने इस पर क्या कहा था। देखिए अगर आप इसको नजदीक से देखने की कोशिश करेंगे, मैंने ब्लो अप किया है। 120B सेक्शन जो लगाया गया था उसे काटा गया है और 120B को काट कर पेन से हटाने की कोशिश की गई है। और आपको पता है ना मित्रों कि 120B वही लगता है जहां पर षड्यंत्र की आशंका होती है। ये केस दर्ज किया गया था जो कर्मचारी थे, जो सीईओ थे, इनके खिलाफ, लेकिन 120B यानी षड्यंत्र की कॉन्स्पिरेसी जो लगा था पहले धारा, उसके जद में हेमंत सोरेन भी आ रहे थे। तो हाईकोर्ट ने इस पर बड़ी कड़ी टिप्पणी की और कहा कि सदर थाने में जो दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ की गई है, मुख्यमंत्री उस समय हेमंत सोरेन थे, तो ये किसी भी तरीके से बर्दाश्त करने लायक चीज नहीं है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए।
इस जजमेंट को आए हुए 3 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है। तो अभी तक पुलिस ने जो सदर थाने के जिस अधिकारी ने इस 120B को काटकर षड्यंत्र के एंगल से हेमंत सोरेन जी को बचाने की कोशिश की थी, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। हम सबों ने सुना था, उसी में हाईकोर्ट के जजमेंट को कोट कर रहा हूं, हम सबों ने सुना था कि हेमंत सोरेन के घर में ईडी ने 36 लाख रुपए बरामद किए थे। इस पे कैसे विरोधाभासी बयान था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेएमएम के प्रवक्ता ने कहा कि ये 36 लाख रुपए ईडी ने प्लांट कराए। बाद में हेमंत सोरेन ने ओन अप करके कहा कि साहब ये मेरे पैसे हैं, ये उन्होंने अपनी याचिका में किया जो हाई कोर्ट में दाखिल किया था, और कहीं से मैंने अपने पॉलिटिकल पार्टी से लोन लिया था अपने माता पिता का इलाज के लिए। अब देखिए हाई कोर्ट ने इस 36 लाख की रिकवरी और हेमंत सोरेन की दलीलों को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने जो वर्ड यूज किया है कि हेमंत सोरेन ने जो 36 लाख रुपए अपने घर में माता पिता के इलाज के लिए रखने की जो दलील दी वो अनटेनेबल है। अनटेनेबल यानी असमर्थनीय, इसका कोई समर्थन करने लायक दस्तावेज इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया। यानी हाई कोर्ट ने भी माना कि ये जो 36 लाख रुपए हेमंत सोरेन के घर में माफ कीजिएगा जो बड़ी रकम बरामद हुई थी वो प्रश्न के दायरे में है, और जो 36 लाख का इन्होंने लॉजिक दिया था उसको इन्होंने कहा कि ये गले से नहीं उतरता, ये असमर्थनीय है। और जाहिर तौर पर ईडी की जांच को इन्होंने जो कहा था, मैंने पहले बताया कि राजनीतिक बदले से ये सारी जांच हो रही है, उसको उन्होंने खारिज करते हुए कहा कि ईडी ने जितने साक्ष्य जुटाए, अभी के स्टेज में ईडी ने जितने साक्ष्य जुटाए हैं वो प्राइमा फैसी यानी प्रथम दृष्टया ये काफी है इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाने के लिए। और वो जो पिटिशनर है यानी हेमंत सोरेन और उनके जमीन घोटाले से जुड़े लिंक को प्रथम दृष्टया ये प्रूव करता है। ये हाईकोर्ट के इनिशियल ऑब्जर्वेशन से, इसमें फाइनल जजमेंट आएगा, लेकिन प्रथम दृष्टया ना तो इनको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिली, नींबू पहाड़ पर सीबीआई जांच चलती रहेगी, और हाई कोर्ट ने तो जो टिप्पणियां की, और ये सारी टिप्पणियां आज के दिन में लागू है जब तक कि ये हायर इससे कोई सुप्रीम कोर्ट ये नहीं जाते हैं और वहां से कुछ डिफरेंट ऑर्डर आता। तो आज के दिन में हेमंत सोरेन जी को हाई कोर्ट ने प्रथम दृष्टया दोषी माना है। दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने के लिए 36 लाख रुपए के लिए जो उन्होंने अपनी एक्सक्यूजेस दिए थे उसको खारिज किया, और इसके अतिरिक्त जो राजनीतिक बदले का एक एजेंडा सेट करने की कोशिश की थी। प्रवक्ता कहते थे ना साहब इनके कि साहब ये तो आदिवासी थे इसलिए प्रताड़ित किया। उच्च न्यायालय ने इन सारे लॉजिक को खारिज किया और कहा ये एक हारे हुए लिटिगेंट का अंतिम प्रयास के समान प्रतीत होता है। तो ये उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट्स की हमने आपको बात की। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कुछ भारतीय जनता पार्टी के बारे में अनर्गल आरोप लगाया और तरह तरह की बातें कही। हमें लगता है कि जनता अब अस्तित्वहीन करने जा रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा को, अगले चुनावों का इंतजार करें। इनका अस्तित्व ऐसे ही समाप्त हो जाएगा, और जब इस दल का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा जो भ्रष्टाचार और घोटालों में घिरा हुआ है, तो फिर इनकी मान्यता तो बचेगी नहीं। तो मान्यता लॉन्ग रन में किसकी बचती है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा ना आज घपले और घोटाले में गिरी है, और जो जनता का संदेश आ रहा है, फीडबैक आ रहा है, ये अगले चुनाव तक हमें नहीं लगता मैदान में कहीं दिखेंगे। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया था उसी पत्र में जो इलेक्शन कमीशन को लिखा था कि हम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। साहब थोड़ा भी राजनीतिक शर्म अगर होता तो ऐसे बयान नहीं देते। 4.5 वर्षों तक अब सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति हुई है। बड़े पैमाने पर संथाल परगना में कन्वर्जन किया ईसाई मिशनरियों ने इस सरकार की शय पर। इसके अतिरिक्त इनको ट्रैक रिकॉर्ड एक बार याद दिलाने की जरूरत है। हिंदू फल दुकान लिखा तो जेल कर दिया, मुस्लिम होटल चलता रहा। इसके अतिरिक्त एक आईएएस अधिकारी ने सीना ठोक कर इनके विधायक को कहा था साहब मैं मुस्लिम अधिकारी हूं और आप हमारे वोट से जीतते हैं। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, 4.5 वर्ष बीत गए। इन्हीं के सरकार के कार्यकाल में कितने 100 जो सामान्य उच्च विद्यालय थे उनको बिना परमिशन के सरकारी विद्यालय सामान्य विद्यालय से उर्दू विद्यालय कर दिया गया। जो रविवार की छुट्टी थी उसको बदलकर शुक्रवार कर दिया गया। विधानसभा में नमाज स्थल की तो कोई मांग भी नहीं थी, लेकिन विधान स्थल में बिना मांग का इन्होंने विधानसभा में नमाज स्थल दे दिया। तो तुष्टीकरण और झारखंड मुक्ति मोर्चा तो आजकल लगता है
पर्यायवाची शब्द है। इन्होंने जो आरोप लगाए हैं सब एक्सपोज्ड है। जनता इनकी मान्यता स्वतः रद्द करेगी। धन्यवाद।